स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर और साथ ही देखेंगे उनके आंसर्स को। तो ये आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आप क्वेश्चन के साथ साथ आप आंसर देने की कोशिश करें और लास्ट में जितने भी मार्क्स आप अचीव करते हो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है दोस्तों ये तमाम उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉलेज या 11th-12th के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस जिनका एक सब्जेक्ट है, उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो पहला सवाल है दोस्तों, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? आप मेरे जैसे ही मैं क्वेश्चन करता हूँ साथ में आप आंसर करने की कोशिश करें और कोशिश कीजिएगा कि जो आप आंसर दे रहे हो मैं जो आंसर बताऊँ उससे मैच करवाएं और सही और गलत का ब्यौरा रखें और लास्ट में आप कितने मार्क्स आप अचीव करते हैं 15 में से। तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, ये हमारा प्रश्न है। इसका सही उत्तर है दोस्तों स्पीकर, यानी जो लोकसभा का जो अध्यक्ष हैं वही इसकी नियुक्ति करता है लोकसभा के महासचिव की। और वो लोकसभा का जो महासचिव है वो लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति ही उत्तरदायी रहता है और ये सिविल सर्विसेज का कैंडिडेट होता है और रिटायरमेंट एज तक ये अपनी पोस्ट पे बना रहता है। तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1990 से लेकर सन 2000 के मध्य लोकसभा के कुल कितने चुनाव हुए, यानी कितने आम चुनाव हुए, ये हमारा प्रश्न है। आपको टाइम पीरियड बताना है कि कितनी बार ये इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं 1990 से लेकर सन 2000 के बीच में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, मैं इसलिए थोड़ा पॉज ले रहा हूँ ताकि आपको आंसर करने का टाइम मिले और थोड़ी जल्दबाजी ना हो। उम्मीद करता हूँ ये सारे जो जितने भी सवाल हैं ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेंगे, काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो सन 1990 से 2000 के बीच में जो लोकसभा के कुल इलेक्शंस हैं वो 4 बार हुए थे दोस्तों। कितनी बार? 4 बार। 1991, 1996, 1998 और 1999। तो ये इस दशक में ये RS प्री में भी एक क्वेश्चन आ चुका है। तो टोटली 4 बार ये इलेक्शन कंडक्ट हुए थे। नेक्स्ट है, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? भारतीय संविधान में जो सूचियां बनाई गई हैं, कार्यों का विभाजन किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विभिन्न सूचियों के माध्यम से। तो हमारा प्रश्न यही है, शिक्षा किस सूची का विषय है? आपको आंसर करना है दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों, शिक्षा राज्य सूची का विषय है। शिक्षा राज्य सूची का विषय है। अगला सवाल है दोस्तों, सन 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते की मध्यस्थता किसने की थी? सन 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते की मध्यस्थता किसने की थी? जो गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उसकी मध्यस्थता किसने की, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों, आप अपना आंसर कीजिए और साथ ही साथ आप आंसर्स को मैच करवाने की कोशिश करें। मध्यस्थता की थी दोस्तों तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर। तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर, इन दोनों ने मध्यस्थता की थी। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में ये समझौता हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए। तो दोनों साइड की अपनी डिमांड थी जिस पे कुछ सहमति बनी और बाद में आगे वापस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, ये और बातें। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता किसने की थी? कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता किसने की थी? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है।
काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता किसने की थी? 24 मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन इंडिया आया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। 3 लोगों का एक दल भेजा था। तो आपको यहाँ बताना है कि उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था। इसका सही उत्तर है दोस्तों सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस। कुल 3 सदस्यीय आयोग था इसमें। 2 और जो मेंबर थे वो एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जिसमें अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। ये भारत में संवैधानिक विकास हेतु और सत्ता के हस्तांतरण हेतु एक रास्ता निकालने के लिए यहाँ पे भेजा गया और इन्हीं की सिफारिश पे संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का सुझाव किसने दिया था? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का सुझाव किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का सुझाव किसने दिया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिल्कुल वही जेपी जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था 1975 में। और जब आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था 25 जून 1975, उस समय जो नेतृत्व था विपक्ष की तरफ से उनका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। उन्होंने ही दल विहीन प्रजातंत्र का सुझाव दिया और दल विहीन प्रजातंत्र को निर्दलीय लोकतंत्र भी कहा जाता है दोस्तों, निर्दलीय लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? इसका सही उत्तर आपको बताना है ताकि आप अपने आप को चेक कर सकें कि जो आपकी तैयारी है वो कितनी सॉलिड है। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर आपको बताना है दोस्तों। भारतीय संविधान में जो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 340, इस अनुच्छेद के तहत समय समय पे जो है जैसी जरूरत महसूस की जाती है तब ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों काका कालेलकर। अब तक केवल 2 बार ये पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है। पहली बार 1953 में काका कालेलकर और दूसरी बार 1978 में बीपी मंडल, बिहार के भूतपूर्व जो सीएम थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, उनकी अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था और उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी वर्ग को जो है रिजर्वेशन की सिफारिश की गई थी और रिजर्वेशन दिया भी गया था। वीपी सिंह की सरकार थी उस समय। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? इसका सही उत्तर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने एक बुक लिखी थी और सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का जो एक अनुमान लगाया था भारत के लिए वो दादा भाई नौरोजी ही थे। अगला प्रश्न है, 1857 के पूर्व में ब्रिटिश शासन को विध्वंसात्मक और पतोन्मुखी किसने बताया? भारत में जो है ब्रिटिश शासन को विध्वंसात्मक और पतोन्मुखी किसने बताया था 1857 से पहले की अवस्था को? ये आपके लिए प्रश्न है। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह करने की कोशिश की है दोस्तों मैंने। तो
इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों कि 1857 से पहले का जो काल था उसको विध्वंसात्मक और पथोन्मुखी किसने बताया? कार्ल मार्क्स ने। जी हाँ, कार्ल मार्क्स, उन्होंने एक बुक लिखी थी ऑन इंडिया 1852 टू 1861 के बीच में, और इसमें इन्होंने 1857 की क्रांति से पहले का जो दौर था उसको इस नाम से उन्होंने संबोधित किया था, कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? आपको आंसर बताना है, कब हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य का गठन। ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था दोस्तों। इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953, और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। पोटी श्री रामुलु करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने आमरण अनशन किया और 52 वर्ष की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उससे काफ़ी तनाव पैदा हो जाता है उस क्षेत्र में। सरकार इसी चीज़ को देखते हुए एक नए राज्य के गठन की घोषणा करते हैं, जिसका नाम आंध्र प्रदेश के नाम से, एक तेलुगु भाषी क्षेत्र को ये बनाया गया था। तो पहला राज्य था जिसे भाषा के आधार पर गठन हुआ था। इसके बाद में वापस एक आयोग भी बनाया गया राज्यों के पुनर्गठन के लिए, जिसने ये सिफारिश की थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक कारण होने चाहिए और दूसरे कारण होने चाहिए। लेकिन अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है, यह कथन किसका है? गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है, यह कथन किसका है? देखिए, गांधीवाद गांधी जी के विचारों का एक समुच्चय या जो विचारधारा जिस रूप में होती है उसे गांधीवाद कहते हैं। तो ये किसने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जबकि बहुत आसान सा प्रश्न है, और आईएएस में भी प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा गया है। गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी ने स्वयं ने ये कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं। ये 1936 में इन्होंने ये कोट दिया था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन एक इसी की जुड़ी मैं आपको बात बताऊंगा। एक बार गांधी जी ने यह भी कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको द्वंद्व दिखाई देगा कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, और एक जगह उन्होंने ये भी कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो ये अलग अलग थ्योरी है, लेकिन यहाँ पे हम एग्ज़ाम के हिसाब से जो भी चीज़ है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित यानी रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को ये पावर देता है कि वो नागरिकता से संबंधित कोई कानून बना सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, आप मेरे आंसर करने से पहले अपना आंसर करें ताकि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकें। इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान की भाग 2 में जो जितने भी आर्टिकल्स हैं 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक, उन सब में नागरिकता के बारे में बात की गई है। नागरिकता का कैसे अर्जन हो सकता है, कैसे उनसे रिलेटेड सारे प्रावधान हैं। लेकिन अनुच्छेद 11 जो है वो संसद को फाइनली पावर देता है कि आपको नागरिकता के बारे में कानून बनाने की शक्ति संसद में रहेगी। तो इसी को लेकर संसद ने बार बार कानून बनाए, उसमें संशोधन भी किए हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था सबसे पहले, फिर आगे जाके उसको संशोधन भी हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकारिया आयोग का विषय क्या था? सरकारिया आयोग का विषय क्या था? आपको आंसर करना है। सरकारिया आयोग का विषय क्या था? दोस्तों, सरकारिया आयोग का गठन मार्च 1983 में हुआ था और इन्होंने रिपोर्ट की थी 1987 में।
इसका जो विषय वस्तु थी वो केंद्र राज्यों की समीक्षा करना था, यानी उनके जो संबंध है केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन हुआ था रणजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में, RS सरकारिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 63 यानी अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान करता है और ये कहते हैं कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतने ही सवाल और उनके आंसर्स भी मैंने बताए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा वीडियो मैंने संक्षिप्त रखने की कोशिश की है ताकि अच्छा लगे, आपको पसंद आए और थोड़ा यूज़फुल हो आपके लिए। तो अच्छा लगा वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो और आपका क्या स्कोर रहा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।